Hello and welcome, ladies and gentlemen. This is Asfar Rahman and I welcome you to my podcast Swipe Right. And today we will be swiping right to one of the best nutritionists and aestheticians in Karachi. We are with the very fantastic Hina Anis. Assalamu alaikum, Hina. Walaikum assalam. कैसे? I'm good and I'm absolutely loving your podcast set and everything and your energy always. Thumbs up. थैंक यू सो मच हिना। हिना, सबसे पहले तो एक बात मैं पूछना तुमसे ये चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में जो कि एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो चीज़ की स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती कि दूसरी स्ट्रगल उनके ऊपर थोप दी जाती है। और बाय द वे हमारी पॉडकास्ट का सब्जेक्ट भी यही है कि हम लोग इमोशनल ट्रॉमास की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा असफर, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये ना सबसे रिलेट करेगा और ये एक सोशल पाकिस्तान में ना रह के मुझे लगता है ये एक बीमारी है जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे ना तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके पास्ट मेंटल ट्रॉमा, इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है एज अ डिजीज़। पाकिस्तान में हम अपने मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा को एज अ डिजीज नहीं लेते है ना। यहाँ तो ये होता है यूजुअली कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं बस सब्र करो, इंशाल्लाह सही हो जाएगा, लेकिन वो ट्रॉमा तो आपके अंदर रह जाता है। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं असफर, इससे आप एक मैं आपको ना एक इमेजिनेशन देती हूँ, आप उससे रिलेट करें अपने आप को। आप एक गाड़ी में बैठे हुए और वो गाड़ी अच्छी सी स्पीड से जा रही है, अचानक से क्रश हो जाती है और कोई आके आपको कहता है उठ जाओ, खड़े हो जाओ, दोबारा गाड़ी चला लो। क्या करेंगे आप उस वक्त? मैं कहूँगा 2 मिनट दो यार, मैं नहीं, हड्डी टूट गई आपकी, कुछ गाड़ी टूट गई, कैसे चलाएंगे? हमारा जो मेंटल ट्रॉमा है ना, जो हमें सालों पहले से हुआ होता है, उसकी शिद्दत यही होती है हमारी बॉडी में कि हमारी 10-20 हड्डियां टूट चुकी हैं या हमारी बॉडी क्रश हो चुकी है। सिर्फ वो नजर नहीं आ रहा होता यार, और लोग आके कहते हैं ये हादसा हो गया है ना, मूव ऑन, आगे बढ़ो, खुश रहो। तुम क्या एक चीज को लेके बैठी रहती हो? क्या भी बैठी रहती हो? हाँ, exactly. एक चीज के बारे में बात करती रहती हो। लेकिन है ना, एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ कि अगर ट्रॉमास खवातीन के साथ हो तो उनके पास बहुत बड़ा लाइसेंस होता है उस ट्रॉमा से गुजरने का, रोने धोने का। बस बॉयज डोंट क्राई। लड़के जो मर्द हजरात हैं वो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल से ट्रॉमास को डील करते हैं। मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि लड़के नहीं रोते, लड़का नहीं रो सकता। लड़कों को क्या स्ट्रेस है, मैं आपको बताऊं, इक्वली उतना ही होता है या खवातीन से ज़्यादा होता है, लेकिन वो बिला वजह अपने अंदर एक समेटे हुए होते हैं जिससे उनकी आगे आने वाली हेल्थ, उनकी हार्मोनल हेल्थ, उनकी प्रीमेच्योर एजिंग, उनके भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अगर वो लेट्स सपोज किसी भी एज ब्रैकेट में, वो स्टूडेंट्स हैं जब भी वो सफ़र कर रहे होते हैं, वो अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी सफ़र करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि लड़का रो नहीं सकता। लड़के को रोना चाहिए, लड़के को भी अपने जज्बात वैसे ही एक्सप्रेस करने चाहिए जैसे लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि इंसान है। ट्रॉमा जब तक आपके अंदर रहेगा, जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, रजिस्टर करें और एक्सप्रेस करें। लेकिन है ना, तुम्हें लगता है कि सोसाइटियल प्रॉब्लम है ये, जैसे क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करती हैं, आपके अमेरिका में भी पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, क्या आप देखती हैं कि वहाँ पे भी लोग इसी तरह ट्रॉमास को फेस करते हैं? वहाँ पे ट्रॉमास को डील किया जाता है। वहाँ अगर ट्रॉमा के बाद आपकी फिजिकल हेल्थ पे कोई सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो वहाँ 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 2 मेजर फैकल्टीज़ हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट और दूसरा साइकोथेरेपिस्ट। इन दोनों को बहुत वैल्यू दी जाती है और पाकिस्तान में इन दोनों को कोई वैल्यू नहीं। हम आज इस चीज़ को ज़रा एलैबोरेट करते हैं कि ट्रॉमास हो किस किस चीज़ के सकते हैं, किन किन चीज़ों से होता है। यूजुअली जो देखा जाता है यूथ में, जब रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है तो एक वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि लगता है दुनिया ख़त्म हो गई। आई थिंक लूजिंग पेरेंट्स एक ट्रॉमा होता है कि या लूजिंग एनी लव्ड वन, ठीक है। लेटर एज में आई थिंक बहुत मेजर कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा होता है जब वो सिंगल होते हैं और देन यू लूज अ पेरेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप आपकी डिफाइन हो जाती है पेरेंट्स के साथ। इमोशनल आपकी जो एक बॉन्डिंग होती है वो पेरेंट्स के अलावा आपकी किसी से मेरे ख्याल से उतनी ऑनेस्ट हो नहीं सकती, ऑनेस्टी नहीं होती है ना। क्या इस तरह के जो ट्रॉमास होते हैं, कुछ इस तरह के भी कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते या बच्चे बीमार होते हैं और उन्हें पता होता है दे आर गोइंग टू लूज देयर चिल्ड्रन एट सम पॉइंट, इन ट्रॉमा से फिर डील कैसे किया जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात है असफर, आपने इतनी अच्छी मुझे कैटेगरीज बताई, लेकिन हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में इनको ट्रॉमास नहीं समझा जाता। इन्हें समझा जाता है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम्हारा
आज पेरेंट्स चले गए, मेरे पेरेंट्स कल चले जाएंगे, या हमारे भी तो गए थे 10 साल पहले। हर इंसान की उस सिचुएशन को डील करने की जो पोटेंसी है वो डिफरेंट है। आपकी डिफरेंट होगी इस सिचुएशन को डील करने की, मेरी डिफरेंट है। तो डील कैसे करें? देखिए, डील सबसे पहले तो अपने आप को आप लोगों में इन्वॉल्व रखें और अपने लिए एक अच्छा दोस्त बनाएं। लाइक इतने सारे जो हम डिनर्स पे जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स पे जाते हैं, क्या वो सब आपके फ्रेंड्स हैं? नहीं है। लेकिन एक दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करें। एंड इफ यू डोंट फाइंड दैट पर्टिकुलर फ्रेंड, आप थेरेपिस्ट के पास जाएं या एआई यूज साइको हे सिरी, आई एम सो सैड। लोग आजकल एआई का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्या है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उससे बात करें, वेंटिलेट करें। ये वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो अक्सर ये कहते हैं नहीं हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, गाड़ी चलाना भी एक स्ट्रेस है और रोज 2 घंटे की या 1 घंटे की ड्राइव करना एक ट्रॉमा है। ये लाइफ ट्रॉमा में आता है, इंक्लूड होता है। इसी तरह जब आपने भी कहा कि एक इंसान है जिसने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया और वो सिंगल सिबलिंग है, अब उसका सिंगल एक चाइल्ड है, उसका कोई सिबलिंग नहीं है, अब वो किससे शेयर करेगा? अब उसने जाना है थेरेपिस्ट के पास, उससे शेयर करना है, क्योंकि अगर उसने ये शेयर नहीं करा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस का कोई ना कोई शिकार हो जाएगा। उसको कोई ना कोई लेटर ऑन डिजीज़ होगी, इस पे हम बाद में बात करेंगे। कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें बहुत झगड़े होते हैं, तो उस रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा हुआ है वो चाइल्ड ट्रॉमा का शिकार है। ना कपल को पता चल रहा है कि हमारे इन इख्तिलाफ की वजह से हमारे इस बच्चे पे असर आ रहा है, और वो बच्चा भी उस वक्त एड्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन वो एक फियर फैक्टर के वो जो एक जोन में होता है ना, वो काफ़ी अरसे तक होता है। वो जब बच्चा बड़ा होता है और उसका रिलेशनशिप किसी पॉइंट पे ब्रेक होता है, ये उसका ट्रॉमा साइकिल है, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज फैमिली में बड़ा हुआ है, वो फिर शैटर हो जाता है। और लेकिन है ना, जो लोग इस ट्रॉमा से गुजरते रहते हैं, यानी कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैंने सारी जिंदगी सिंगल रहना है और कोई मेरी जिंदगी में ना अच्छा दोस्त ना अच्छा पार्टनर आएगा, वो एक तरह का डिप्रेशन के अंदर जाते रहते हैं और घुलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के माइंड के जो लोग होते हैं वो किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? देखिए, ये लोग अक्सर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, और जब आपके अंदर बहुत सारा ट्रॉमा पल रहा होता है, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, तो वो ज़रूर किसी ना किसी बीमारी में वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो कौन सी बीमारियां हो सकती है? अल्जाइमर, डायबिटीज़, कैंसर्स, ठीक है, मे बी ओबेसिटी। कुछ लोगों की अनट्रीटेबल ओबेसिटी होती है और आहिस्ता आते आते वो बहुत सारी बीमारियों में टर्न हो जाती है। अल्जाइमर, कैंसर एंड डायबिटीज़ 3 बहुत मेजर बीमारियां हैं जिसमें अगर आपने अपने ट्रॉमा को डील नहीं किया तो आप इन्हीं तीनों बीमारियों की तरफ जाएंगे। मैंने अक्सर कैंसर्स उन लोगों को डायग्नोज होते हुए देखा है कि जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो अपना स्ट्रेस बाहर नहीं निकाल पाते, इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को डील कर रहे होते हो, एक वो बंदा कि जिसने अपने स्ट्रेस को बाहर निकाला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन है ना, देखो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, अब यहाँ पे क्या डाइट मैटर करती है? क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो स्ट्रेस ईटिंग बहुत सारे लोग करते हैं कि अब आपको पता भी नहीं था, अब स्ट्रेस्ड आउट, अब आपको लगता है कि खाने से ही मुझे सारी सुकून मिलेगा, तो डबल खाना शुरू हो जाते हैं। वो किन बीमारियों का शिकार हो सकता है? सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन है। हाँ, सेरोटोनिन, आपको पता है जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है कि जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन होता है, वो कहाँ से रिलीज होता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके गट से है। आपका गट सिग्नल देता है कि ये खाना डाइजेस्ट करो, और फिर वो हार्मोन आपके बॉडी में आते हैं। हम क्या करते हैं कि जब स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, या अंडर ईटिंग कर रहे होते हैं, या ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, और कभी कभार तो ये यूजुअल स्ट्रेस है, मुझे काम पर जाना है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, उससे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता ना। कभी आपकी कोई फ्लाइट होती है, सुबह में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, आपको रात को नींद नहीं आती, सुबह आप उठते हैं अचानक कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। तो ये सारा ब्रेन से कनेक्शन है। आवर गट इज आवर सेकंड ब्रेन, साइंस कहती है ये, ठीक है। तो आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, गट से रिलीज होंगे, आपके कॉर्टिसोल रिलीज होंगे, आपके सैड हार्मोन रिलीज होंगे, आपके गट से रिलीज होंगे। तो खाने का तो बहुत बड़ा रोल है। ये सिर्फ बात नहीं है कि यू आर व्हाट यू ईट, यू आर एक्चुअली व्हाट यू ईट। लेकिन है ना, अगर फर्ज करो कोई शख्स एक ट्रॉमा से अभी गुजरा है या गुजर रहा है,
यहाँ पे डाइट कैसे हेल्प कर सकती है? अब उसमें तो ये होता है ना कि बहुत सारे लोगों के रिसर्च से ये हम लोग देखते हैं और रिसर्च बात ही आप तक हमेशा पहुँचा रहे होते हैं कि जब एक शख्स ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो सबसे पहले जो उसके ऊपर एक असर होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आता है। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ या मैं कुछ भी खा लूँगा या मैं तो खाने को इतनी तवज्जो नहीं देता, नहीं यार मैं खाने के लिए थोड़ी जिंदा रहता हूँ। आई थिंक इस तरह की लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो है ना, इस तरह की सिचुएशन में मेरे ख्याल से अपने आपको एक अलार्म करना चाहिए कि मैं इस वक्त एक ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, ये मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है और यहाँ पे कौन सी डाइट्स पे हमें स्विच करना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे ना रजिस्टर, जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को अलार्म करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर जो फ्रेज है ना ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है। अच्छा, स्ट्रेस आने के बाद जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो सीधा शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ढूंढता है क्योंकि ये इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करते हैं, रिलैक्सेशन बॉडी में रिलैक्स करते हैं आपको। उसमें आपको माइंडफुल उस वक्त रहना है। हमारी बॉडी ना इतना ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसको आप ट्रॉमा में जो खाना फीड करेंगे ना वो खाना आपको बार बार वो फूड याद दिलाएगी कि यही वो सर्वाइवल है, यही वो चीज़ है जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस वक्त अगर आपने बहुत ज़्यादा शुगर यानी पेस्ट्रीज, कुकीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट इससे अपने आप को खुश किया तो आप जब नॉर्मल स्टेट में भी होंगे ना और आपको हल्का सा आपको चाहिए होगा कोई शिफ्ट, आप इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस वक्त कहते हैं ना कि अल्कोहल भी जब इंसान बहुत सैड होता है तो उस वक्त जाके लेता है और फिर वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो शुगर इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल। चीनी तो बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर डेंजरस देन अल्कोहल। तो वो भी अगर आप उस स्टेजेस में लेंगे जब आप बहुत सैड हैं तो वो आपको डिपेंडेंट करते हैं। क्योंकि है ना, एक बहुत ही अजीब सी बात है और मैं पहले माजरत कर रहा हूँ कहते हुए, कभी भी हम जाते हैं अगर किसी के कहीं डेथ होती है और आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ना मेहमानों को कोरमा और बिरयानी ये सर्व हो रहा होता है, एक बहुत ही मुरगन जैसे बारात का खाना होता है जिस तरह। और मेरे ख्याल से वहाँ से एक ट्रेंड चल जाता है। वो 3-4 दिन कहीं पे भी किसी की डेथ हुई होती है, वहाँ जाए तो वहाँ पे बहुत ही हैवी खाने लोग खा रहे हैं। इस तरह के खाने वो एक्चुअली वो ये बता रहे होते हैं कि हमारे वालिद या वालदा को या बेगम को ये खाने जिंदगी में बहुत पसंद थे, तब हम उनके जाने के बाद सबको रिश्तेदारों को ये खाने कहते हैं इसाले सवाब के लिए। इसाले सवाब मेरी नज़र में तो इसाले सवाब वो है कि आप ना दूसरों की मदद करते हैं उनके इसाले सवाब के लिए। आप इतना पैसा उस खाने पे लगा रहे हैं कि वाकई वो दर्द का माहौल नहीं बनता। और है ना, जहाँ तक हमारे मजहब की भी बात है, हमारे मजहब में भी बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो बैन है या जो एक सोग मनाना है वो 3 दिन से ऊपर ना जाए। चौथे दिन आप सोग को कंटिन्यू नहीं करें, गेट बैक टू योर लाइफ। लेकिन हम लोग एक ये जो हमारे जनरल लाइफ ट्रॉमास होते हैं इनको बहुत ज़्यादा कैरी ऑन कर रहे होते हैं और जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियों का हम बायस बनते हैं। ये ना कौन से वो कॉन्शियस डिसीजंस हैं जो हमें ड्यूरिंग अ ट्रॉमा ले लेने चाहिए, क्योंकि उससे कब बहुत कमज़ोर हुए होते हैं, कोई डिसीजन ले नहीं पाते। सबसे पहली बात है अपने किसी भी उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें, ज़रूर एक्सप्रेस करें, सामने वाले पे जाके करें, रिलेशनशिप पे करें, फ्रेंड्स पे करें, जहाँ से ये चीज़ आपके पास आ रही है ना उसको डर के अंदर लेके ना बैठें। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स भी हैं ना, आप उन्हें जाके बता दें कि लिसन ये मेरे साथ हो रहा है आपकी इन हैबिट्स की वजह से। क्योंकि अगर वो बच्चा या वो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता रहेगा, अंदर ही अंदर रखेगा, वो लेटर ऑन बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह, बीमार हो जाएगा, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर वो चैलेंजेस जो उसकी लाइफ में रूटीन में आने लगे वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा ईजीली। उसे सप्रेस करना है, रोना आता है रोएं, चीखना है चीखें, घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, आपको ओपन एयर में जाना है, सी साइड जाना है, ज़रूर जाएं, लेकिन उसको अकेले डील ना करें। अब है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़िंदगी की कुछ एक तल्ख सच्चाइयाँ होती हैं वो अपने आप से ही नहीं शेयर करते। मतलब एक आप होते ना कि देयर टाइम्स कि जब आप खुद को ही फेस करके बता रहे होते हैं कि ठीक है, जिस तरह बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं कि वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते या अगर कोई भी इंसान कोई जॉब कर रहा हो उसके टॉप पे नहीं पहुंच रहा होता, तो एक बहुत ट्रॉमा इस चीज़ को हम लोग ले लेते हैं। आदमियों में ये बहुत कॉमन पाया जाता है, ख़वातीन में रिलेशनशिप ट्रॉमास बहुत कॉमन होता है कि मैं एक अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, वो अपना मुवाज़न इन 3 चीज़ों पे ख़वातीन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कर रही होती है। एम आई अ गुड मदर, एम आई अ गुड वाइफ, मतलब वो एक वैलिडेशन की तलाश में रहती है। वो जब उनको नहीं मिलती तो वो ट्रॉमास अंदर रह जाते हैं। बात इतनी छोटी सी है कि अगर कोई भी फीलिंग है जो कि आपको तकलीफ दे रही है या परेशान करिए,
उसको अंदर रखेंगे तो आप किसी मौलिक मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। इसका मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, इसको हम सोशल प्रेशर ट्रॉमा में कैटेगराइज करते हैं। ये जो सोशल प्रेशर ट्रॉमा होता है, जिसको हम सोशल प्रेशर ट्रॉमास में डील कर रहे होते हैं, इसमें लेट सपोज अगर एक औरत या मर्द दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। लेट सपोज मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों के डिसीजन वैसे नहीं ले पा रही हूँ जो मुझे लेने हैं, तो मेरी सास या मेरी मदर मुझे यही कहेंगे कि हमने भी यही किया, तुम भी यही करो, हमारे ज़माने में भी ऐसा ही होता था, तुम भी यही करो। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो चुका है। वो मुझे बैकअप करने की बजाय मुझे भी उस ट्रॉमा में ही खड़ा रहने देना चाहती हैं। और अगर मैं आज उस ट्रॉमा में 10 साल, 15 साल, 12 साल या 2 साल भी रह जाती हूँ, कल को मैं बीमार हो जाऊँगी, मेरी हड्डियों में दर्द हो जाएगा, अनकॉन्शियस मेरा डाइजेशन ख़राब होगा और बहुत सारी ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस मेरी बॉडी में होते जाएंगे जो कि पर्टिकुलरली उस ट्रॉमा की वजह से हैं, जो कि मुझे ये कह दिया गया यहाँ तो यही होता है। लेकिन है ना, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं कॉमनली देखता हूँ बहुत सारे लोगों में, वो सबको खुश रखने का प्रॉब्लम है कि मुझे यार ये नाराज़ ना हो जाए, मैं उस रिलेशनशिप में फेल ना हो जाऊँ, या ये मसला मेरे साथ ना हो जाए। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और मैंने अपनी फैमिली में भी लोगों को देखा है कि सबको खुश रखने के चक्कर में भागे जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब दूंगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सबको खुश रखना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को खुश रखना और अपने आप को देखना सबसे बड़ी बात है। अगर आप ही नहीं हैं तो फिर तो कोई नहीं है। यू आर नॉट सर्फ। आपको बार बार सफाइयां देने की, धुलाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ना ही आप डिटॉल हैं जो सबके जख्मों पे आप ही नहीं ही काम करना है, ठीक है? तो जब सबके लिए इतना करेंगी, अपने आप को आप खो देंगी। मैंने ऐसे केसेस मेरे पास इतने आए हुए हैं कि सालों जिंदगी में कुछ नहीं किया, आज कुछ करना चाहती हैं, कर नहीं पा रही होती हैं, ठीक है? सालों उन्होंने अपना गुस्सा, अपना सैडनेस, बहुत सारी शिकायतें अंदर दबाई हुई होती है, ठीक है? सबको सफाइयां देने के लिए, डर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से। और जब वो ख़वातीन बाहर निकलती हैं घरों से, या वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और किसी काम पर आते हैं, तो वो अपना फुल पोटेंशियल देते हैं और वहाँ उन्हें भी चीज़ें हर्ट कर रही होती हैं। ये ना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अगर कोई लड़की अपनी फैमिली से निकल के फुल पोटेंशियल अपना दुनिया को शो करना चाहती है, एक पूरी ब्रिगेड होती है फैमिली की जो इनसिक्योर हो जाती है। ऐसा है कि ये तो आवारा हो जाएगी, या ये बाहर निकल जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये बड़ा कॉमन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये तो देखें कि उसने किसी भी लाइफ के किसी भी एज ब्रैकेट में आके ये हिम्मत तो की कि वो कुछ कर सकती है, और उससे फिर उसकी सेहत भी बेहतर होगी। लेकिन है ना, अगर कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसको मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या उसको स्लीपलेसनेस का, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, इसको डील कैसे करें? क्योंकि कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जिनसे कुछ लड़कियां हमारी फैमिलीज में या हमारी सोसाइटी में ऐसी होती हैं जो अब्यूजिव मैरिज से नहीं निकल पाती, वो एक ट्रॉमा में रह रही होती है और नाखुश है। अब वो किस तरह अपनी सेहत को बेहतर करें उस ट्रॉमा के साथ रहते हुए, या ये हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता है। देखें, अगर ये जो मोमेंट है ना, अगर हम ये सोच लें कि ये हो नहीं सकता, हम लूज उसी वक्त कर जाते हैं। तो जो होप होती है कि ये हो सकता है और मैं कर रही हूँ, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखें और कंटिन्यूसली ये सोचते रहें कि मैं ये कर रही हूँ। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, आपने शॉर्ट गोल सेटिंग्स के बारे में सुना होगा। अच्छे रियलिस्टिक गोल्स आपने सेट करने हैं अपने लाइफ में। ये नहीं कि मैं कल जाके केटू का पहाड़ चढ़ जाऊंगी, अब मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, तो इट्स नॉट अ रियलिस्टिक गोल। मैंने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं और इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी और डेली मैनिफेस्टेशन करना है। और ये सोचना बिल्कुल छोड़ देना है कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि कर जब हम नहीं सकते, क्योंकि हमने अटैम्प्ट ही नहीं किया होता। अटैम्प्ट ज़रूर करना है और कॉन्स्टेंट अटैम्प्ट करना है, जब आप सक्सेस पर जाएंगे। अब अगर एक एज हो जाती है और उसके बाद फैमिली का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है कि ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो उस वक्त अपने आप को लेके बाहर आना अपनी ज़ात के लिए होता है। जब हम बीमार पड़ जाएंगे, जब हम किसी ना किसी परेशानी में होंगे, कोई नहीं पूछेगा। इस माहौल में क्या करना है? चलें, अगर कोई काम नहीं कर सकती, कोई बिजनेस नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट सोशल करें अपने आप को, थोड़ा सा घर से बाहर निकलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा ज्वाइन कर लें, एक्सरसाइज ज्वाइन कर लें, पार्क में वॉकिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लें कि जहां आप वेंटिलेट कर सकें। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताती हूँ। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन अपने आप को रिजुवेनेट करने का।
एयरपोर्ट्स पे जब ट्रांजिट फ्लाइट होती है, तो जब हम ट्रांजिट एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, वो बिल्कुल अननोन लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। लोग उनसे दोस्तियां करके अपने आप को वेंटिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप तो अपने चले जाएंगे रास्ते, मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी, लेकिन मैंने वो जो बातें करी वो तो मैं वेंटिलेट हो गई। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, लोड निकालें, अपने आप को अनलोड करें। सबसे बड़ा तरीका है, अगर आप अपने आप को अनलोड नहीं करेंगे तो आप अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे, और इसका नुकसान सिर्फ आपको नहीं होगा। इस दौरान डाइट में कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करके वो डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल, वेजिटेबल्स के जूसेस, ये आपको बहुत रिलैक्स करते हैं। हर्बल टीज आपको बहुत रिलैक्स करती हैं। आइदर अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये नुकसान देगा, लेकिन जिसमें फेनल है, फेनिग्रिक है, आप कैमोमाइल है, लेवेंडर है और कार्डिमम है, इसकी टी बना के पिएंगे तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स रहेगा। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं। टैपिंग, लेट मी टेल यू वन एक्सरसाइज। ऐसे दो हाथ लेके टैपिंग करेंगे अपने आप को 3 times 5 minutes, ठीक है? 3 times 5 minutes ऐसे करते रहेंगे। ये आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हैप्पी हार्मोन को रिलीज करती है। और अगर आपको चेक करना है कि मेरी बॉडी में कितना ट्रॉमा इस वक्त भी मौजूद है, क्योंकि इरेगुलर पेन्स हो रहे होते हैं ना, तो आपने अपना एक हाथ ऊपर करके अपने आर्मपिट के पास यहाँ पे ऐसे पिंच करना है 3 minutes आपने चुटकी काटना। हाँ, चुटकी काटना है दिन में 2 दफ़ा। आपको थोड़ी देर में दर्द होना शुरू होगा। जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना आपको ट्रॉमा अंदर मौजूद है। आप 3 मिनट तक कंटिन्यूसली एक आर्मपिट पे करें दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो ये आपका ट्रॉमा रिलीज करने में हेल्प करते हैं। Really? ये वो प्रेशर पॉइंट्स हैं कि जहाँ से आपके हैप्पी हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है। और है ना, क्या ये ट्रॉमास चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होंगे? क्योंकि मुझे लगता है ट्रॉमास तो जिस तरह मैंने पढ़ा है इस बारे में, ट्रॉमा आपकी बॉडी स्टोर करती रहती है। बिल्कुल करती है, वो स्टोर करती रहती है और आप कभी भी बॉडी मुकम्मल तौर पे ट्रॉमा से आज़ाद नहीं हो पाती है। ऐसा है। कुछ ना कोई ट्रॉमा एक रह जाता है, चाहे वो चाइल्डहुड क्रश ना मिलना हो या किसी ने कोई बात कह दी हो, वो सारा आपकी बॉडी में रह जाता है ना। कौन से ऐसे खाने हैं जिनके खाने की वजह से ये ट्रॉमा मल्टीप्लाई हो सकता है? शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वो बेकरी की तमाम आइटम्स, क्योंकि जो क्विक फिक्स है हमारे लिए, ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड आ गई है, पैनकेक्स आ गए हैं, क्रोसॉन आ गए, कुकीज़ आ गए हैं, ये सारे क्विक फिक्स हैं जिसको हमारा स्टेपल फूड आजकल बन चुका है ये, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत बुरी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। और अगर मैं आपका फिजिकली लेज़ी रहना, बिस्तर पे सारा दिन सोए रहना, आपका किसी से ज़्यादा बात ना करना, सोशली ना मिलना, ये सारी चीज़ें भी आपकी इन बैड हैबिट्स में, इन खानों की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स एक जगह इन्फ्लेमेशन दे रही होती है, ठीक है। और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको ट्रिगर कर सकती है, कभी भी बाहर आ सकती है। कि इनकी वजह से ख़वातीन में प्री मेनोपॉजल बिल्कुल जो सिम्टम्स हैं वो भी दिखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जो एशियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की जो ख़वातीन हैं, उसमें पेरी मेनोपॉजल जो एज आ गई है वो 35 से स्टार्ट हो गई है। 35 से 45 तक औरतों में मेनोपॉजल स्टार्ट हो चुका होता है, प्री मेनोपॉजल, और 45 तक वो मेनोपॉज पे जा चुकी होती हैं। वेस्ट में ये रेशो आगे है। वेस्ट में 45 के बाद पेरी मेनोपॉजल स्टार्ट होता है, 45 से 55 तक, और आफ्टर 55 to 60 वो औरत मेनोपॉज में जाती है। तो आप देख रहे हैं कि 10 से 12 साल तो हमारी बॉडी वैसे ही स्ट्रगल कर चुकी है, एक औरत की, एक पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश में ये बॉडी। तो हमें इन चीज़ों को आज से एड्रेस करना है हमारी यंग जनरेशन के लिए, ताकि हम ये तो जनरेशनल ट्रॉमा हम उनको दे रहे हैं विरसे में, हमें पता ही नहीं है। हमें वो एक्टिविटीज़ करनी है, बीचेस पे जाएं, ज़ोर ज़ोर से चीख के हंसें, रोएं, अर्थिंग करें, ग्राउंडिंग, वो कहते हैं उसके लिए लोग भी तो चाहिए ना कुछ। मतलब इतने सारे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो कि अकेलेपन का शिकार है। आपको पता है मैं यूके में बहुत ज़्यादा मेरा वक्त गुजरता है आजकल, तो लंदन में तो जो लोनलीनेस है उसको एक एपिडेमिक करार दिया गया है कि वहाँ पे अकेलेपन का लोग बहुत ज़्यादा शिकार है, बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल से ये एक जनरल प्रॉब्लम भी बहुत बनता जा रहा है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है ना?
दो अच्छे आपको, एक तो जिंदगी में लोग मिलना और फिर आपकी पसंद के लोग मिलना, दोनों कितनी मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल बात है। मैं आपको एक छोटा सा जवाब देती हूँ। हम जिंदगी में अपने आप को डिपेंडेंट बहुत फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ तो थोड़ा सा शायद आपको बुरा लग जाएगा कि हमारे बच्चों पे भी हमारा वो हक नहीं है जो कि हम समझते हैं। हम उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। हम हमारे साथ जो रिश्ता होता है ना, हम उसको अपनी प्रॉपर्टी बना के बैठ चुके होते हैं। मैं चाहूँगी कि ये मेरे साथ जो भी मेरा सिबलिंग है, मेरा बच्चा है, मेरा हस्बैंड है, सब मैं रूल करूँ और अब मेरी मर्जी से चलेगा। यहाँ हम बहुत ट्रॉमा में आ जाते हैं। और है ना, आपको लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस होता है, ये खाने की वजह से आपका दिमाग इस तरफ चलना शुरू हो जाता है? देखिए, मैं फिर कहूँगी डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। आप इस वक्त देखें, पूरी दुनिया में साइंस कह रही है कि यू थिंक व्हाट यू ईट। जिस तरीके का खाना खाएंगे, यहाँ तक कि हम जब दूध पीते हैं ना, मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टडी बताऊं, भी नहीं आएगी, जो आजकल वेस्ट में बहुत सारे डाइटिशियंस ने मना कर दिया कि मिल्क प्रोडक्ट रोक दें अगर आपको अपनी गट हेल्थ अच्छी करनी है। और हमारी नानियाँ दादियाँ कहती हैं हमने तो सालों से दूध पिया, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, ये तुम कौन सी नई लॉजिक ले आई हो, गंदम नहीं खाओ, दूध नहीं पियो, फला फला फला। मैं कहती हूँ कि जब हम छोटे थे या हमारे पेरेंट्स छोटे थे तो हमारे घरों के इर्द गिर्द वो जो थोड़े से फार्म या जिसको दूध लेने जाते हैं वो जगहों को, क्या वहाँ पे एक एक भैंस का दूध या एक एक गाय का दूध उनके घरों में आ जाता था। ठीक है, अब जो हम गाय का और भैंस का दूध पी रहे हैं वो बहुत सारी एक साथ मल्टीपल गायें वहाँ पे खड़ी हुई जिनको हार्मोन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और मल्टीपल फीमेल काव या बुफेलो का हमारे पास मिक्स होके दूध आ रहा है। वो काव या वो बफेलो जो कि अपने काफ से, अपने बच्चे से, अपने बछड़े से दूर है, वो एक सैड माइंडसेट के साथ है। ठीक है, फिर जो उसका सक्शन मशीन के जरिए उसका दूध निकाला जा रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, उसमें पस आ रहा है, उसमें उसके हार्मोन्स आ रहे हैं, उसमें उनका माइंडसेट आ रहा है और हम वो दूध पी रहे हैं, तो हम कैसे ठीक होंगे? हम और बीमार हो जाएंगे। हमारा भी माइंडसेट वो काव की तरह चलेगा। डिप्रेशन से, हम डिप्रेशन एनिमल से लेके खा रहे हैं, हम ये सोचते भी नहीं है, सोच ही नहीं रहे। वो मुर्गी जिसको एक नेचुरल तरीके से, नेचुरल टाइम पीरियड के साथ बड़ा होना था, उसको हम एक हफ्ते में बड़ा करके उसका चिकन खा रहे हैं, तो वो उसका दिमाग कैसा होगा? इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इश्यूज आते हैं। 99% लोग हार्मोनल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं इस वक्त, और सारी बीमारियां जो हैं वो उसी से रिलेटेबल हैं। और ये इतनी लेकिन है ना, हमारे यहाँ एक जो रोटी है, ये जो सालन है, ये बिल्कुल जैसे एक इसका एक चोली दामन का साथ है। लोग कहते हैं ना, उर्दू की मिसाल है कि एक चोली दामन का साथ है। हर घर में हमारे यहाँ सालन और रोटी का एक मिक्स होता है। अब मैंने इस तरह की भी फैमिलीज देखी है ना, जहाँ पे लोग क्रॉनिक बीमारियों का शिकार है, बीमारी हुई हुई है, और वो कहते हैं अरे तो फिर और क्या खाएं? और क्या खाएं? हलाल तो सिर्फ सालन और रोटी है, जबकि दाल भी हलाल है, दाल भी आप खा सकते हैं, आप यखनी भी सिर्फ पी सकते हैं। लेकिन रोटी और सालन की वजह से एक पूरी उनकी जिंदगी एक मुझे लगता है कि हम लोगों को ना हमारी हांडी ने डुबोना है। हांडी में मैं तो कहती हूँ चुल्लू भर सालन में डूब मरो कसम से। है ना, ये चीज आपके दिमाग पे भी तो असरअंदाज करती है। बिल्कुल करती है। देखिए, आपका खाना खाने का, बैठने का स्टाइल, प्लेट बनाने का स्टाइल, खाना चबाने का स्टाइल, खाने को देखने का स्टाइल, पता है ये सारे होलिस्टिकली मैटर करते हैं आपकी पर्सनालिटी पे। मैंने एक बात बहुत पहले अपने बचपन में सुनी थी। मेरी अम्मी कहती थी कि अगर किसी की फितरत जाननी है ना कि वो किस फितरत का है, क्योंकि आदतें तो आप फिर बदल सकते हो, किसी की फितरत नहीं बदल सकते, उसको खाना खाते हुए देख लो। अगर वो बहुत ही रूड और क्रूल किस्म का है, वो खाना भी जानवरों की तरह खाएगा, उसका दिमाग कभी नहीं चलेगा। वो यहाँ चीज़ें फेंक रहा होगा, कर रहा होगा, मैनर्स नहीं होंगे, चाहे वो कहीं भी होगा, उसके चबाने का स्टाइल देख लो। तो ये सारी चीजें ना आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही होती है। सही बात है। तो आपको होलिस्टिकली मैंने इनफैक्ट लोगों को देखा भी है, ये बात इतनी सही है। अच्छे खासे आप लोग देखेंगे वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, खाना वो जानवरों की तरह, जानवर आप उसको भी छोड़ दें, आप चबाने का स्टाइल देख लेंगे। द वे यू आर च्यूइंग योर फूड दैट शोज योर पर्सनालिटी, द वे यू आर मेकिंग योर बाइट that shows your personality। लेकिन है ना, मुझे एक बात बताएं, अभी जिस तरह हम रैप की तरफ जा रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, अपनी ज़हनी सेहत बेहतर रखने के लिए कौन सी डाइट्स हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा, अगर सालन रोटी एक हमारा एक कॉमन वे आउट होता है, इजी वे आउट है कि कोई भी
आलू गोश्त बना लिया बना, या कोई भी कर सालन लिया, बना लिया, कर लिया। प्याज का सालन बना लिया जिसमें इतना घी, इतना तेल, इतने मसाले और जानवर कोई, और वो आप खा रहे हो, तो इसको हम किस चीज़ से रिप्लेस करें जिससे हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी मेंटल हेल्थ भी बेहतर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो कमर्शियल तेल है वो तो सालन में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनिमल डाल रहे हैं, कोई भी आप एनिमल मीट डाल रहे हैं, तो उसका अपना फैट निकलेगा, उससे वो थोड़ा सा ग्लेस आ जाएगा और आपके डाइजेशन में बेहतर होगा वो, ठीक है। इसी तरह अगर आप दाल सब्जी ये कुछ बना रहे हैं तो जब वो खाना पक जाए उसके बाद उसमें ऊपर से देसी घी डाला जाए, उसको पकाते हुए ना डाला जाए। दूसरा ये कि चावल और रोटी का कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी प्लेट ऐसी बनाएं कि जिसमें वो सालन, जिसमें शोरबा कम और सब्जी, चिकन, दाल, मीट जो भी खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी आधी प्लेट आपकी भर लेनी चाहिए। आधी प्लेट को आपने स्टीम या रॉ वेजिटेबल्स से भरा या थोड़ा सा दही ले लिया, और जो क्वार्टर पीस जो आपकी प्लेट का बच रहा है ना, उसमें आपने रोटी या राइस डाले। अब हम लोग तो करते हैं वाइस वर्सा, हम लोग तो वो जो क्वार्टर जरा सा बचा होता है उसमें सालन रहते हैं और पूरी प्लेट में राइस या पूरी प्लेट में रोटी डाल लेते हैं और वो खाते हैं। एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसके ज्यादा खाने से हमें ताकत आएगी, क्या ताकत आती है? रोटी चावल खाने नहीं, आपका ग्लूकोज एकदम से स्पाइक करता है, फिर दोबारा नीचे चला जाता है और आपको फ्रीक्वेंट भूख लगती है। ताकत आती है फल और सब्जियां खाने से, ताकत आती है एनिमल या वेजिटेरियन प्रोटीन खाने से। और प्रोटीन, अगर वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करें जल्दी से, तो दालों में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और प्रोटीन भी है, तो दाल को आप बहुत अच्छा कंबाइन कर सकते हैं एनिमल प्रोटीन से। अच्छा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि खाने के बाद मीठा खाने के बेइंतहा शौकीन होते हैं। आप कह रही हैं शुगर से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए, तो उसके एवज क्या खाएं? देखें, मीठा खाने का अगर बेस्ट टाइम है तो वो पोस्ट लंच है आपका। आप लंच के बाद खा सकते डिनर हैं। नहीं है। पोस्ट डिनर इट्स नॉट एडवाइजेबल, लेकिन है। आपको फिर भी खाना है तो आपने पहले डिनर करना है, उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में खाना है और मीठे को भी सेलेक्ट करना है। यू नो, अ गुड मीठा कैन बी, अगर आप बाजार से ले रहे हैं तो रसमलाई जिसमें चीनी बहुत कम होती है, ऑयल का इस्तेमाल होता नहीं है, कॉटेज चीज़ यानी पनीर से वो बन रही होती है, तो इट्स अ गुड चॉइस। इसके साथ अगर मैं कहूँ कि कोई किस्म की बर्फ़ी या कोई ऐसी चीज़ ले लें, तो आपको कंसिडर करना है कि व्हाट यू आर ईटिंग, आपको चॉइसेस बैलेंस करनी है। ठीक है। और अगर फलों में मीठा खाएं तो बेस्ट है। फलों को देखें, मैं फिर भी ये कहूँगी कि नेचुरल शुगर है, फलों का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, स्मूदी बना के नहीं पीनी चाहिए, फल खाने चाहिए क्योंकि फाइबर भी साथ आ रहा होता है, तो सारे ही फल आप खा सकते हैं। थोड़ा सा खाने के बाद आप फल अगर खा लें मीठे की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए तो इट्स गुड। 2 से 3 खजूरों को आप कंबाइन कर ले सेसमी सीड तिल से या थोड़ा सा दही से, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो इतनी ज़ोर से शूट नहीं करेगा आपको। शूट नहीं करेगा। और जिस तरह अभी हिना ने कहा कि ग्रीन टीज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि चाय भी बेइंतहा पीते हैं। अब है ना, ट्रॉमा के अंदर जब हम होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी का बहुत लोग सहारा लेते हैं। जो लोग अल्कोहल का सहारा नहीं लेते वो चाय कॉफ़ी का I am one of them. Even I'm a tea drinker. टी वाला मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। और मैं I'm a कॉफ़ी लवर, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बहुत पी रहा हूँ। और मैंने ये देखा है सीरियसली कि जिन दिनों में स्ट्रेस हुआ होता है, शूट पे बाहर जा रहा हूँ या वेट बढ़ा हुआ है कुछ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है कॉफ़ी। क्या ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी आपका जो सोच है, द वे यू थिंक, वो इफेक्ट होती है? अच्छा, मैं इस पे अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आर यू ड्रिंकर, तो कहते हैं नो 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 नो, हम अल्कोहल नहीं पीते। मैंने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट टी एंड कॉफ़ी। ये भी लोग कैफीन को भी लोग ऐसे ही ले रहे होते हैं। बिल्कुल आता है, आपकी बॉडी कैफीन डिपेंडेंट हो जाती है। फिर आपको हर दफ़ा ये शॉट्स चाहिए, एक्सप्रेसो शॉट्स चाहिए, अमेरिकानो शॉट्स चाहिए, यू विल बी नीडिंग दैट। तो अगर बेहतर है कैमोमाइल टी, लेवेंडर टी, फेनल टी, सिनेमन टी, लेमन बाम यानी पूरी लेमन की चाय आपने बना ली विद मिंट, स्पेयरमिंट टी भी बहुत अच्छी है। और इसको अगर आप थोड़ा सा फ्लेवरफुल कर दें मनोका या सिद्दर हनी के साथ, तो ये वो ड्रिंक बन जाएगा कि जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा, एनर्जी देगा और आप कैफीन डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। अदरवाइज कॉफ़ी इज़ अ बेस्ट बेवरेज। मैं इसको बेस्ट बेवरेज इसलिए कहती हूँ ब्लैक कॉफ़ी को, और अगर रोस्टेड बीन से, ऑर्गेनिक रोस्टेड बीन से बनाई गई हो तो इट्स अ बेस्ट बेवरेज। आप दो कप्स एक दिन में ले सकते हैं, नॉट मोर देन 2 कप्स। ठीक है, एक नॉर्मल बंदे के लिए। नॉर्मल बंदे के लिए। अच्छा है ना, अगर कोई एक ऐसा फूड या ड्रिंक हो जिसको आप ये कहें कि दिस इज द वर्स्ट थिंग टू कंज्यूम, वो क्या होगी?
एप्पल जूस, ऑरेंज जूस के नाम पे जितने जूसेस मिलते हैं, डब्बे के जूस। डब्बे के जूसेस, ये सारे वर्स्ट हैं। एंड अगेन उसी में ही मैं आ जाती हूँ सोडा पे, चाहे वो डाइट हो या वो रेगुलर हो, Fizzy वो drinks। वर्स्ट है बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी एम्प्टी कैलोरीज हैं कि आपने बिला वजह ले ली। बस इस पॉडकास्ट को ये 2 स्पॉन्सर्स तो नहीं मिलेंगे। क्या कर सकते हैं हम हेल्थ इज वेल्थ पे हेल्थ बात इज वेल्थ, करते हम झूठ तो नहीं बोल सकते। झूठ तो नहीं बोल सकते। वेल हिना, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। Thank you so much। और हम लोग हमेशा यही कोशिश कर रहे होते हैं कि आप तक लेटेस्ट रिसर्च पहुंचाएं और आपकी सेहत को बेहतर करें ना। इट वाज लवली हैविंग यू हियर। हम जिस दिन स्किन पे बात करें इंशाल्लाह, ठीक है ना। very soon। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।